Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is Indigo on the Land of Rights, chapter number 3 of your history book, class 8th. The name of chapter is Ruling the Countryside. कल आपको मैंने बताया किस तरह से इंडिगो को कल्टिवेट किया जाता था. There were two systems in indigo cultivation. जो प्लांटर्स ने दो सिस्टम्स आपको कल मैंने पढ़ाया. एक सिस्टम जो है वह नीच कल्टिवेशन है. आपने देखा नीच कल्टिवेशन के थ्रू किस तरह से जो है इसकी कल्टिवेशन की जाती थी इंडिगो की. अब जो है आज का टॉपिक वो है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रॉयट्स. मैंने आपको बताया सेकंड सिस्टम जो था वो रॉयटी सिस्टम था. अंडर रॉयटी सिस्टम आपको मैंने बताया कि प्लांटर्स फोर्सेड द रॉयट्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट सटा. प्लांटर्स रॉयटी सिस्टम में क्या होता है, रॉयटी एक्चुअली बोलते हैं कल्टिवेटर्स को या पीजेंट्स को आप सिंपली कहते हैं. बंगाल में पीजेंट्स को रॉयट्स बोलते थे, इसलिए इस सिस्टम को रॉयटी सिस्टम कहते थे. प्लांटर्स जो थे, प्लांटर्स हो गए ब्रिटिशर्स जो कल्टिवेट यहाँ पे करवाते थे, इसका बिजनेस करते थे इंडिगो का. तो वो इन रॉयट्स को फोर्स करते थे कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, एक मुआहदा साइन करते थे इनके साथ, एग्रीमेंट जिसको हम कहते थे. एक्चुअली ये इन विलेजर्स को मजबूर करते थे. बेसिकली ये रॉयट्स जो थे खुद साइन नहीं करते थे ये एग्रीमेंट उनके बदले कौन साइन करता था? विलेज हेडमैन. क्योंकि विलेज हेडमैन को पता होता था कि मेरे इलाके में कितने जो है पीजेंट्स है, तो विलेज हेडमैन के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था और विलेज हेडमैन इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते थे ऑन बिहाफ ऑफ रॉयट्स के बदले में. तो इस तरह से विलेज हेडमैन को एक कॉन्ट्रैक्ट में ही गॉट द कैश इन एडवांस, उसको एडवांस में कैश दिया जाता था. प्लांटर्स उनको कैश देते थे विद लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. वो कैश मुफ्त में नहीं देते थे, वो इनको बोलते थे कि ये कैश आप एडवांस में लो, इसके बदले आपको क्या कल्टिवेट करना है, हमें इंडिगो चाहिए और इसके लिए आपको हम पहले ही पैसा देते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ही आपको जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ले लेंगे. तो ये किस्म का लोन इनको प्रोवाइड करते थे. तो रॉयट्स को जो ये लोन देते थे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको इसके बदले क्या प्रोड्यूस करना होता था? इंडिगो. तो इस तरह से ये लोन जो है इन रॉयट्स बेचारों को कभी ये लोन इनके कंधों से नहीं उतरता था. और इस कॉन्ट्रैक्ट में भी ये भी कहा जाता था, लिखा जाता था कि 25% जो भी एरिया इनके होल्डिंग में आती थी 25% पे सिर्फ इनको क्या करना है? ग्रो इंडिगो करना है, कल्टिवेट इंडिगो के बगैर और कोई फसल नहीं करनी है. एटलीस्ट 25%, ये मैंने आपको बताया है. तो इस तरह से 25% पे जब ये इंडिगो कल्टिवेट करते थे तो इनके पास बाकी एरिया जो है वो बहुत कम बचता था जिस पे बाकी प्रोडक्शन होती थी. और इंडिगो कल्टिवेशन जो है हमेशा मैंने आपको बताया कि फर्टाइल लैंड पे होती है. ये बहुत फर्टिलिटी इसके लिए चाहिए थी. तो वो और ये ज़मीन जो है जब इंडिगो कल्टिवेशन होती थी, इनके रूट जो होते बहुत डीप होते थे. जब ये हार्वेस्टिंग का टाइम होता था इस ज़मीन पे कोई और फसल जो है वो नहीं उग पाती थी, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी जो होती थी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती थी. इस तरह से जो प्लांटर्स थे वो यहाँ से इन कल्टिवेटर्स को, ये कल्टिवेटर्स आप दिख रहे बुक पे, इनको यहाँ से प्रोवाइड सीड्स देते थे. यही क्योंकि ये फर्टाइलर सीड्स लाते थे यूएस से, ये इनको सीड्स देते थे और सीड्स किस तरह से सो करने हैं, किस तरह से बीज उगाना है, तो इसकी टेक्निक सिखाते थे और किस तरह से इस क्रॉप्स को जो है इसका ख्याल रखना है, इसको तैयार करना है. ये सब टेक्निक जो है जिसको हम साइंटिफिक एग्रीकल्चर कह सकते हैं, साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, वो सिखाते थे ताकि इंडिगो जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनको इंडिगो जो है वो कल्टिवेट हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले. तो इस तरह से इंडिगो कल्टिवेट जब या हार्वेस्ट का टाइम आता था, इंडिगो को हार्वेस्ट किया जाता था, तो उस टाइम पे प्लांटर्स आते थे, इंडिगो को ले जाते थे. जब ये इंडिगो को ले जाते थे तो एक नया लोन इनको देते थे अगले साल के लिए, जो नया इंडिगो जो है रॉयट्स जो है कल्टिवेट करेंगे. लेकिन बेसिकली क्या होता था, रॉयट्स को पैसा मिलता था, पहले इनको अच्छा लगता था कि इनको पैसा मिल रहा है, इन पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ रहा है, इनको ये टेक्निक सिखा रहे हैं. लेकिन ये लोन जो है ये इन बेचारों के लिए एक वबाल बन गया, क्योंकि ये लोन जो है इनके कंधों से कभी उतरता ही नहीं था. रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होने के बजाय इनको जो है इनके कंधों पे इस लोन का बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. क्योंकि नए लोन जब ये रॉयट्स को देते थे तो ये साइकिल जो है फिर से स्टार्ट होता था ये लोन का. तो इस तरह से पहले ये इनको अच्छा लगा, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि ये कितना हार्श सिस्टम है, कितना ख़राब सिस्टम है, कितना इनके लिए ये जो है
ये इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इस तरह से द प्राइस दे गॉट फ्रॉम इंडिगो से जो इनको पैसा मिलता था वो इनको बहुत कम मिलता था। लास्ट में इनको पता चला कि ये इनको बहुत कम मिलता है, मेहनत इनकी बहुत ज़्यादा लगती है और लोन्स का जो बोझ है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यू हो रहा है, वो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स जो है इन प्लांटर्स के साथ हो गई, तो सॉरी इन कल्टिवेटर्स के साथ हो गई, इन रॉयट्स के साथ हो गई। तो इस तरह से ये प्लांटर्स जो है ये इनको इंसिस्ट करते थे कि जहाँ पे बेस्ट सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, वहाँ पे ही आप इंडिगो कल्टिवेट करो। वो फर्टाइल सॉइल वो होती थी जहाँ पे ये अपने लिए राइस कल्टिवेट करते थे। तो ये वहाँ पे इनको राइस कल्टिवेशन के लिए बैन लगाते थे और कहते थे इस जगह पे आप क्या करो, कल्टिवेट इंडिगो। तो इसका मतलब है जो राइस अपने लिए ये कल्टिवेट करते थे वहाँ पे आप राइस नहीं कल्टिवेट, राइस के लिए भी फर्टाइल लैंड होना चाहिए। तो इस तरह से ये ज़मीन जो है इस पर दोबारा फसल अगर उगाते वो इस पर नहीं उगती थी, क्योंकि ये पूरी तरह से ये सॉइल जो है एग्जॉस्ट हो जाती थी। तो इस तरह से इंडिगो जो है हार्वेस्ट के टाइम जो लैंड फिर से होता था उस पर ये दोबारा सीड जो है उगा नहीं सकते थे, इसको टाइम देना पड़ता था। हाँ, इसका मतलब है इस पे जो है एक साल में ये 2 फसल नहीं उगा सकते थे। तो इस तरह से आपको मैंने बताया। तो ये सिस्टम जो था बेसिकली दोनों सिस्टम, नीज सिस्टम भी और रॉयल्टी सिस्टम भी, ये एक बर्डन हो गया इनके कंधों पे, इन कल्टिवेटर्स के कंधों पे, इन पीजेंट्स के कंधों पे, जो अब इनके बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो इस तरह से एक नया आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ मैं, द बिलू रिबेलियन एंड आफ्टर। आप देख रहे हो एक बिलू रिबेलियन, रिबेलियन मीन्स रिवोल्ट। अब ये लोग जो है पीजेंट्स अगेंस्ट हो गए, इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई जिसको नाम रखा गया द ब्लू रिबेलियन। ब्लू इसी के साथ रिलेटेड है, ब्लू कलर आपको पता है, नील जो है इसको इंडिगो जो है नील कहा जाता था, इसलिए इस रिबेलियन को, इस रिवोल्ट को, इस इन मज़दूरों की, इन पीजेंट्स की आवाज़ को नाम ही रखा गया ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। तो ब्लू रिबेलियन बेसिकली इन स्टार्ट्स इन मार्च 1859। आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। रिवोल्ट 1857 हिंदुस्तान में ऑलरेडी हो चुका था रिवोल्ट एक, जो अंग्रेज़ों, जिसको हम फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते थे, जो अंग्रेज़ों को भी बहुत जो है भुगतना पड़ा, उसमें बहुत लॉसेस हुए। तो उस तरह से उनको समझ आया था कि इंडियन पीपल जो है वह चुप रहने वालों में से नहीं है। तो इस तरह से इसके बाद कुछ ही साल हो गए थे, 57 के बाद 8 और 9, फिर एक ही साल लगभग हो गए, 1.5 साल। तो एक नया रिवोल्ट स्टार्ट हुआ बंगाल में। तो रॉयट्स ने रिफ्यूज़ किया कि हम अब इंडिगो जो है ग्रो नहीं करेंगे, हमें आपके लोन्स नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये जो बंगाल के रॉयट्स थे, पीजेंट्स थे, इन्होंने आवाज़ उठाई कि हम दोबारा इंडिगो जो है हम इसको यहाँ पे नहीं उगाएंगे। उन्होंने टोटली बैन किया और इन्होंने कहा हमें प्लांटर से कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें इनसे कोई लोन नहीं चाहिए। तो इस तरह से दे एड नाउ स्टार्ट टू अटैक द इंडिगो फैक्ट्रीज। उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज पे अटैक किया, अपनी आर्मी लेके अपनी आर्मी बनाई इन प्लांटर्स ने, क्योंकि इनको रिवोल्ट से थोड़ा बहुत कंसेप्ट मिला था कि एकता में कितनी ताकत होती है। तो ये सारे रॉयट्स जो है जमा हो गए। इवन कहते हैं कि इनकी औरतें जो थी वो भी, इन्होंने जो हमले किए, दे आर्मर्ड विद सवर्ड्स, तलवारें लेके, स्पीयर्स, एरो लेके, तीर कमान लेके, तीर कश लेके निकले। और इस तरह से वुमेन जो है दे आल्सो join at this fight, they turned the fight with pots like pan, kitchen implements। तो कहते हैं औरतें निकली, कोई चम्मच लेके निकला, कोई चाकू लेके निकली, कोई बर्तन पतीला लेके निकली। तो सब उन्हें अटैक किया जहाँ जहाँ भी इंडिगो की फैक्ट्रीज थी या जहाँ भी इनको प्लांटर्स मिलते थे या प्लांटर्स को साथ देने वाले मिलते थे, उन पे अटैक्स किए। तो इस तरह से कहते हैं जो प्लांट्स के साथ काम करते थे, दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बाइकॉटेड, उनके साथ सोशली बाइकॉट किया गया, उनको भी हमले किए गए। उन जैसे गोमस्ताज थे, गोमस्ताज बेसिकली दे वर द पेड एजेंट्स ऑफ दीज, जैसे विलेज हेडमैन होता था, इसी तरह से विलेज हेडमैन को जो पैसा देता था बीच वाला आदमी, जिसको मिडिल मैन भी कह सकते हैं, उनको गोमस्ताज बोलते थे। वो पेड एजेंट्स होते थे प्लांटर्स के। तो उनको इन्होंने सोशली बाइकॉट किया। तो जब वो रेंट लेने आए इनके पास, जब वो इंडिगो लेने आए, तो उन पे इन गोमस्ताज पे इनका बहुत दबदबा होता था कि ये प्लांटर्स के साथ है, अंग्रेज़ साहबों के साथ चलते हैं। तो इनको पकड़ के इन्होंने पीटना स्टार्ट किया, इनको अच्छी खूब इनको पिटाई की उन्होंने। तो इस तरह से रॉयट्स स्वॉर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू सो इंडिगो नॉट बी बिल्ड बाय द प्लांटर्स और लथियालस। इन्होंने कहा लथियालस एक दूसरा ग्रुप था, दे आर द सॉर्ट ऑफ बॉडी गार्ड्स ऑफ दीज प्लांटर्स। ये बड़ी बड़ी लाठियाँ लेके होते थे, इसीलिए
इसीलिए लठियालस नाम निकला है इनको लठियालस कहा जाता था। तो बेसिकली इन्होंने कहा ये जो प्लांटर्स के बॉडीगार्ड्स है, अब हम इनसे भी नहीं डरेंगे क्योंकि इनका दबदबा था, हम इनसे भी नहीं डरेंगे और हम अब लठियालस की बात भी नहीं सुनेंगे और हम कसम खाते हैं कि हम अब दोबारा जो है इसका बीज अपनी ज़मीन पे नहीं बोएंगे इस इंडिगो का। तो इस तरह से इन्होंने प्लांटर्स को टोटली रिफ्यूज़ किया। तो कहते हैं अब क्वेश्चन वाई दीज रॉयट्स डिसाइडेड टू अपोज दीज प्लांटर्स, क्यों इन्होंने डिसाइड किया ये अपोजिट हो गए इन प्लांटर्स के। तो इस तरह से कहते हैं ये एक क्लियरली सिस्टम आपको पता चला कि ये जो पीजेंट्स थे, ये जो रॉयट्स थे, ये बेचारे ओप्रेस हो गए थे। इनको इतना ऑपरेशन हुआ था, इतना दबाव में रखा गया था, इनसे काम बहुत ज़्यादा करवाते थे, बहुत ज़्यादा इंडिगो कल्टिवेट करवाते थे, लेकिन इनको वहाँ में रिटर्न में क्या बहुत कम जो इनको कमाई होती थी, बहुत कम पैसा मिलता था। तो इस तरह से ये इनको अपोजिट हो गए। क्लियरली इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसिव ओप्रेसिव सिस्टम था। इस तरह से ये रिवोल्ट पे उतर आए। तो रिवोल्ट जो है इस तरह से जगह जगह पे जहाँ पे भी इंडिगो प्लांट ये रॉयट्स थे वो अपोज हो गए इन प्लांटर्स के। तो इन 1859 इंडिगो रॉयट्स फेल्ट दैट जमींदार्स वुड आल्सो सपोर्ट देम। 1859 में बेसिकली इनको ये रॉयट्स को ये फील हुआ कि जो ज़मींदार्स है वो भी इनकी वजह से, इन प्लांटर्स की वजह से दबाव में आ चुके हैं। तो अब क्या है, वो भी अंदर अंदर से ही चाहते हैं कि इनका दबदबा यहाँ से ख़त्म होना चाहिए और विलेज हेडमैन भी इनसे तंग आ गया है। तो इनको लगा कि वो इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन रियल में उन्होंने इनको सपोर्ट किया तो उन प्लांटर्स के अगेंस्ट हो गए। इन मैनी विलेज हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कंट्रैक्ट, जिन्होंने इंडिगो साइन कंट्रैक्ट किए थे, उन्होंने अब एक स्टार्ट की इनके साथ लड़ाई, लठियालस के साथ लड़ाई और गोमस्ताज के साथ लड़ाई। तो समझो प्लांटर्स के साथ ही इन्होंने छोटी छोटी जंगें छेड़ ली। तो कुछ जगहों पे ज़मींदार जो है वो गाँवों में गए, इन रॉयट्स को जमा किया, उनको कहा कि हम इन प्लांटर्स के खिलाफ लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे। तो दीज जिम्मेदार्स वर आल्सो अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ दीज प्लांटर्स। इनको भी इन प्लांटर्स का इंक्रीजिंग पावर, जो इनका दबदबा है, इनका दबाव जो था वो बहुत इनको गंदा लग रहा था, अब वो बर्दाश्त से बाहर था। तो इस तरह से ये चाहते थे इनका दबदबा यहाँ ख़त्म। इनको बहुत गुस्सा था इन पे क्योंकि प्लांटर्स इनको बहुत फोर्स करते थे और इस तरह इन्होंने कहा कि हम अब लीज़ पे ये ज़मीन इनको नहीं देंगे, हम अब यहाँ पे इंडिगो कल्टिवेट नहीं करेंगे, हम ज़मींदार जो है हम भी आपके साथ इस रिवोल्ट में, इस रिबेलियन में हिस्सा लेंगे। तो इस तरह से इंडिगो पीजेंट्स जो है उनको एक तरह से जब सपोर्ट मिला ज़मींदार का, अब इनको एक आशा नज़र आई कि इन्होंने कहा जो गवर्नमेंट है उस टाइम पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, दे विल आल्सो सपोर्ट देम। ये क्यों लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया रिवोल्ट 1857 जो है वो ताज़ा ही हुआ था, 1.5 साल हुआ था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उनको एक नए रिवोल्ट जो है उसका सामना करना पड़े, क्योंकि उनको बहुत लॉसेस हुए थे रिवोल्ट 1857 में। अब वो इतनी जल्दी एक दूसरी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि पूरे हिंदुस्तान में फिर से क्रांतिकारी शुरू हो जाए, फिर से दंगा फसाद शुरू हो जाए। तो इनको अब इंडिगो प्लांटर्स को जो है इंडिगो रॉयट्स को जो है इनको ये लगा कि ये इनका साथ देंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेंगे। और वो हुआ भी यही कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं हद तक इनको सपोर्ट ही किया। तो अब मैंने आपको ये बताया कि ये न्यूज़ जब जो है पूरी तरह से फैल गई कि इंडिगो डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ पे भी इंडिगो उगाई जाती थी वहाँ पे फैल गई कि किस तरह से लोग जो है, ये पीजेंट्स जो है, ये रॉयट्स जो है इन प्लांटर्स के अगेंस्ट हो गए। तो ये खबर जो है जब गवर्नमेंट तक पहुंची, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस टाइम था उस तक पहुंची, तो नाउ ही स्टार्टेड टू टूर टू दीज डिस्ट्रिक्ट्स। उन्होंने 1857 में इन डिस्ट्रिक्ट्स का टूर किया कि कहाँ जहाँ पे ये रिवोल्ट हुआ था। तो उसने देखा ही सा दीज रॉयट्स, उसने देखा कि रॉयट्स के साथ बहुत जुल्म किया गया है। तो उसने इनकी तरफ एक सिंपैथी दिखाई। बेसिकली उसको सिंपैथी नहीं थी, उसको कोई हमदर्दी इनके साथ नहीं थी। वो ये चाहते थे कि इस रिवोल्ट को सप्रेस करना चाहते थे। वो अभी मैंने आपको कहा कि वो दूसरी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो इस रिवोल्ट को दबाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत जो है सिंपैथी दिखाई इन रॉयट्स की तरफ, इन पीजेंट्स की तरफ।
इन कल्टिवेटर्स की तरफ। और इन्होंने गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस टूर में जब सिंपैथी दिखाई तो इस तरह से वहाँ पे का जो मजिस्ट्रेट उस टाइम पे था, जिसको हम जज कहेंगे, मजिस्ट्रेट एशले एडन ने नोट्स एक जारी किया, उसने एक नोट्स इशू किया। उस नोट्स में ये लिखा कि रॉयट्स वुड नॉट टू कंपेल टू एक्सेप्ट द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई रॉयट्स को मजबूर नहीं करेगा इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो ये चीज़ जो है, जब उसने कहा कि कोई भी रॉयट्स को मजबूर नहीं करेगा, उसने कहा कि ये क्वीन विक्टोरिया जो है उसने डिक्लेयर किया है कि इंडिगो नॉट टू बी सोन, कि इंडिगो नहीं उगानी चाहिए अगर इनकी मर्जी नहीं है। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन था, ये इन्होंने एक इमेजिन किया कि उन्होंने किस लिहाज से बताया ताकि रिवोल्ट बढ़ ना जाए। इनको ये लगा कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है प्लांटर्स के अगेंस्ट। गवर्नमेंट कैसे उनको प्लांटर्स के अगेंस्ट, प्लांटर्स जो थे वो भी इन्हीं में थे, ब्रिटिशर्स थे। तो इस तरह से इनको ये लगा कि गवर्नमेंट जो है इनको सपोर्ट कर रही है। बेसिकली गवर्नमेंट इस रिवोल्ट को सप्रेस करना चाहती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इन एडन वाज ट्राइंग टू पैलिकेट द पीजेंट्स एंड कंट्रोल द एक्सप्लोसिव सिचुएशन, बट हिज एक्शन वाज रीड एज अ सपोर्ट ऑफ द रिबेलियन। जो मैंने आपको बताया, वो इसको दबाना चाहते थे इस रिवोल्ट को। अब इनको लगा कि ये इनको सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये रिबेलियन जो है जब फैलने लगा। मैंने आपको बताया रिवोल्ट 1857 में बहुत सारे लोग उभर आए थे, इंटेलेक्चुअल क्लास जो थे, पढ़े लिखे लोग जो थे कलकत्ता के। जब उन्होंने सुना तो दे रश टुवर्ड्स दीज इंडिगो साइट्स, उन्होंने वो आए इन इंडिगो साइट्स पे। उन्होंने देखा कि उनके साथ बात की, उनको देखा कि किस तरह से यहाँ पे जुल्म हो रहा है, किस तरह से अंग्रेज़ इनको जुल्म कर रहे हैं। उनकी मिजरीज सुनी, उनके दुख सुने। तो उन्होंने देखा इनके साथ बहुत जुल्म इन प्लांटर्स ने किया है, इनको बहुत डराया है उन्होंने। तो इस तरह से ये इंडिगो सिस्टम जो है ये बहुत हारिश सिस्टम है यहाँ पे। तो बहुत सारी गज़लें लिखी गई इस पर, बहुत सारे गाने लिखे गए, बहुत सारे प्लेज लिखे गए इस पर, जैसे इस पर इंडिगो कल्टीवेशन पे। तो इस तरह से इन्होंने अब ये इंटेलेक्चुअल क्लास जो है अपनी किताबों में इनके बारे में लिखने लगे। तो इस तरह से ये रिबेलियन जो है एक तरह से अब गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट को एक थ्रेट हुआ, गवर्नमेंट डरने लगी कि अब इंटेलेक्चुअल क्लास भी जो है इनको सपोर्ट कर रही है, कहीं ये एक बहुत बड़ा रिवोल्ट ना बन जाए। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने कहा कि इट्स द राइट टाइम टू सपोर्ट देम। तो उन्होंने क्या किया, पहले ही उन्होंने देखा कि इन प्लांटर्स पे जो अटैक्स करे जाए, फर्स्ट वी हैव टू प्रोटेक्ट देम। उन्होंने मिलिट्री प्रोटेक्शन प्लांटर्स को दी ताकि उनको कहीं अससाल्ट ना करे, और एक कमीशन बिठाई। और उस कमीशन में दे सेट अप एन इंडिगो कमीशन, कि एक कमीशन बिठाई गई कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए इस इंडिगो प्रोडक्शन की, कि क्यों इंडिगो प्रोडक्शन सच में वाकई में इनके साथ जुल्म हो रहा है। जब ये कमीशन बिठाई गई तो इसमें ये पता लगाया गया, जब इंक्वायरी हुई, कि दीज प्लांटर्स वर द गिल्टी, गलती जो थी प्लांटर्स की थी, इनका सिस्टम बहुत हारिश था। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इनको, इनके मेथड्स जो थे उसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये ज़बरदस्ती करते थे इनको इंडिगो कल्टिवेट करने की। उन इंडिगो प्रोडक्शन जो है ये प्रॉफिट जो था सिर्फ इनको मिलता था, रॉयट्स बेचारों को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था। तो ये सब इस कमीशन में जो है इस इंक्वायरी के दौरान लिखा गया। और इन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है इन प्लांटर्स को था, रॉयट्स को कोई प्रॉफिट नहीं था। और इस कमीशन में ये कहा गया रॉयट्स को कि आप फुलफ़िल करो, जितना भी आपको लोन का इंटरेस्ट है वो आप वापस दो, इनको फुलफ़िल करो वो चीज़, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी वो वापस कर दो। और आप रिफ्यूज़ करो कि आप अब इंडिगो जो है फ्यूचर में उस इंडिगो कल्टिवेट नहीं करोगे, फ्यूचर में उस इंडिगो की कल्टिवेशन नहीं करोगे, तो यही आपके लिए अच्छा होगा। और ये बेसिकली इन्होंने इसलिए किया ताकि रिवोल्ट जो है ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो इस तरह कहते हैं आफ्टर द रिवोल्ट जो इंडिगो प्रोडक्शन है कोलैप्सड, आई थिंक ये कहेंगे कोलैप्स के बाद एंडेड इन बंगाल में कोलैप्स ख़त्म हो गई इंडिगो कल्टिवेशन की। लेकिन प्लांटर जो है ये इतने ख़तरनाक थे, नाउ दे शिफ्ट टू अदर प्लेसेस। उन्होंने बंगाल को छोड़ के दूसरी जगह पे, जैसे बिहार था, बिहार पे चले गए कि वहाँ पे हम इंडिगो कल्टिवेशन करेंगे। लेकिन ये वो टाइम था, अब इंडिगो की डिमांड थोड़ी कम होने लगी थी, क्योंकि एक नया इन्वेंशन हुआ था डाई के इस मामले में।
एक नई डाई वजूद में आई थी जिसको हम सिंथेटिक डाइज़ बोलते थे, जो केमिकल से बनती थी। यूएसए वालों ने वो डाइज़ निकाली थी। तो अब इंडिगो की जो बिज़नेस है थोड़ा सा जो है इस पर इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि इसकी डिमांड 19th सेंचुरी में थोड़ी कम हो गई। अब ये चाहते थे कि थोड़ा जहाँ पे प्रोडक्शन की ज़रूरत थी, अब इन्होंने बंगाल को छोड़ के बिहार चले गए। तो उस टाइम जब ये बिहार में इंडिगो करे, वहाँ पे भी सेम इन्होंने उनके साथ भी यही किया, वो भी तंग आने लगे। तो उस टाइम पे महात्मा गांधी जो है, ही वॉज रिटर्निंग फ्राम साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका से वकालत ख़त्म करके आए। तो उसको एक पीजेंट जो है वो चला गया बिहार से, उसने इसको बताया कि आप एक बार बिहार आ जाओ, चंपारण जो जगह है वहाँ पे आ जाओ, आप देखो कि हमारे साथ वहाँ पे कितना जुल्म ये कल्टिवेटर्स करते हैं। तो इस तरह महात्मा गांधी जो है, ही विजिटेड चंपारण इन द बिगनिंग ऑफ 1917, और वहाँ पे उसने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसको हम आप 10th में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। इंडिगो प्लांटर्स के लिए वहाँ पे एक मूवमेंट उसने एक वहाँ पे तहरीक चलाई इंडिगोज कल्ट प्लांटर्स के खिलाफ। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। आई होप कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से इन वीडियोस के ज़रिए आप इसको समझेंगे, और जहाँ जहाँ पे भी आपको अगर कहीं पे डिफ़िकल्टी लग रही है या समझ ना आया हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं आपको उस चीज़ को फिर से दोहराऊंगी और क्लियर करूंगी। तो इसके बाद हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। और इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।